हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में अपन सीएमआई तक कंप्लीट किया था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, उसमें अपन इम्यूनिटी का जो मेजर दो टाइप था उसको अपन लगभग बेसिकली सारा चीज़ें अपन ने कवर कर लिया कि इम्यूनिटी के दो टाइप में इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों का पूरा डिटेल अपन देखें। आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। दो तरह के इम्यूनिटी और होते हैं। ठीक है, देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो अब जो सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में अब क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टिव एंड पैसिव पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टिव। बेसिक जो डिफरेंस है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी का पॉइंट मैं कुछ मेंशन कर दूंगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब क्या समझना है आपको कि मान लो कि आप होस्ट हो। ठीक है, ये कोई होस्ट बॉडी है, इसको कोई पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन किसका हुआ? कोई पैथोजन का। पैथोजन हो सकता है, कोई एंटीजन आ सकता है। ठीक है, कोई एंटीजन का अटैक हुआ इसके बॉडी में नेचुरली। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया नेचुरली, इसमें अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। अटैक हुआ, इसके बॉडी से रिस्पॉन्स आएगा। ये क्या हुआ? स्टिमुलस गया इसके बॉडी को, तो इसने क्या किया? रिस्पॉन्स में क्या करेगा? बहुत सारे एंटीबॉडीज बना देगा। क्या बनाएगा? अभी पढ़ा था ना कि जैसे एंटीबॉडीज आता है, एंटीजन आता है, एंटीबॉडी बनना बॉडी के थ्रू स्टार्ट हो जाती है। तो एंटीबॉडी आया और इसका फिर इन्होंने इसको डिफेंड किया। इम्यून सिस्टम अगर सही रहा तो डिजीज नहीं होगा, अगर इम्यूनिटी इसका कम होगा तो पर्सन डिजीज या इन्फेक्शियस हो सकता है। क्लियर हुआ ना? तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि कोई एक होस्ट बॉडी को, कोई एक पैथोजन, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एक एंटीजन इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेचुरली, और फिर बदले में वो रिस्पॉन्स दे रहा है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। बट पैसिव इम्यूनिटी, जैसा कि इसका हिंदी मीनिंग पे जाएंगे, पैसिव। एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना। एक्टिव मतलब डायरेक्ट, सॉरी, एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अपन अगर कुछ खुद से करते हैं। पैसिव मतलब मुझे रेडीमेड कुछ चीजें मिल रही है। ठीक है, जैसे आजकल क्या हो गया कि मार्केट जाते हैं, पिज्जा खा करके आ गए। ठीक है, फास्ट फूड का रेडीमेड बना बनाया घर में, अगर उसे खुद से अपन सारा प्रोसेस कर रहे हैं, वो क्या कराएगा? एक्टिव, एनर्जी लग रहा है उसमें। पैसिव क्या है? गए, डॉलर दिए, उसे कैश दिए, और वहां से अपन फास्ट फूड ले लेते हैं। डेट इज पैसिव। कुछ इसी तरह से रिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो पैसिव में क्या होगा कि रेडीमेड एंटीबॉडीज इज गिवन टू द बॉडी। अगर अपने बॉडी में कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, उसे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, अब इसमें एक पॉइंट दीजिए कि मान लो पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी का, फिर एक्टिव पे आएंगे। पैसिव इम्यूनिटी में लेते हैं, मान लो किसी को कोबरा, ठीक है, स्नेक, स्नेक वाइट हो गया, तो क्या उसमें हम उसमें इंतजार करेंगे कि पहले इसमें एंटीजन हुआ, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होगा? सीधे अगर हॉस्पिटल में आप जाते हो, ठीक है, अगर कभी कोई स्नेक बाइट का केस में हॉस्पिटल आप गए होंगे, तो सीधे बिना कुछ सोचे समझे वीनम जो होता है ना, एंटी वीनम, वीनम मतलब जहर होता है सांप का, स्नेक का, एंटी वीनम इंजेक्शन डायरेक्ट। ये स्नेक है, स्नेक मतलब ये होस्ट है जिसमें स्नेक बाइट हुई है, सीधे इसको क्या दी जाती है? इंजेक्शन ऑफ एंटीवीनम। एंटीवीनम यानी कि वीनम मीन्स पॉइजन, पॉइजन के एंटी में इंजेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये रेडीमेड है। क्या है ये? रेडीमेड, यानी प्रिपेयर्ड है, पहले से ही प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड कर करके दे दिया गया। तो इसको हम लोग किस में बोलेंगे? ये पूरा किस में आ गया? पैसिव इम्यूनिटी। किस में आएगा? पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन जो डेफिनेशन है उसको एक बार मेंशन कर देते हैं।
इसमें क्या लिखेंगे अपन, व्हेन अ होस्ट, इफ अ होस्ट एक्सपोज टू एंटीजन, ठीक है, इफ अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, या तो कोई एंटीजन से एक्सपोज हो सकता है या फिर माइक्रोब से कोई हो सकता है, ठीक है, ठीक है, माइक्रोब्स हो सकता है, एंटीबॉडीज हो सकता है, ठीक है, सॉरी एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होगा बाद में, डेड माइक्रोब्स, एंटीजन, डेडली माइक्रोब्स, वीक माइक्रोब्स भी हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन, देन एंटीबॉडीज इज प्रोड्यूस्ड, तब क्या होगा उसके बॉडी में, एंटीबॉडीज इज प्रोड्यूस्ड, तब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसके बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। क्लियर है। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में एक चीज ध्यान रखना है अपने को कि इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। कैसा होता है, 2 पॉइंट स्लो, स्लो काम करती है एक्टिव इम्यूनिटी, स्लो वर्क करता है, ठीक है, बट लॉन्ग लास्टिंग, स्लो काम करती तो है बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग, इसका इफेक्ट कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसमें इसका अपोजिट कर देना है, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि व्हेन रेडी, यही टर्म ध्यान रखना है आपको एनसीईआरटी के, रेडीमेड एंटीबॉडीज इज गिवन टू द बॉडी, इज गिवन टू द बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जब दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, अगर स्नेक बाइट हुआ तो क्या उसमें इंतजार करेंगे कि स्लोली इसमें रिएक्शन, नो, यानी ये फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, फास्ट वर्क, फास्ट यानी कि फास्ट इफेक्ट है इसका, फास्ट इफेक्ट है, ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग है बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, अपोजिट, ठीक है, जब जरूरत है झटके से तुरंत काम करता है, स्पीडली काम करता है, बट इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपना हुआ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। अब इसमें ये बताओ, ये क्लियर हो गया। अब इसमें पैसिव इम्यूनिटी के एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूंगा मैं, पैसिव इम्यूनिटी का, जो मैं बता रहा था आईजीए आईजीजी। तो जब बेबी 6 मंथ अप टू 6 मंथ तक अगर न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, अप टू 6 मंथ, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस समय अपन जब भी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो तो एक्स्ट्रा कुछ डाइट लेता नहीं है, मेनली डिपेंड ऑन मदर्स मिल्क, अपने माँ की मिल्क दूध पे ही वो डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशन होगा, ऑफ कोर्स प्रोटीन होता है, साथ ही साथ कुछ प्रोटेक्टिव चीजें लाइक जो एंटीबॉडीज की मैं बात कर रहा था, जो एंटीबॉडीज की बात कर रहा था, वो उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शुरुआत का मदर मिल्क होता है, एक एग्जाम्पल इसका यहाँ पे लेंगे, ठीक है, मदर्स मिल्क, जो इनिशियल मदर्स मिल्क होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन ये आएगा, आईजी ए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक और एंटीबॉडीज का यहाँ पे नाम तो नहीं दिया हुआ है बट उसका डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में, कि जब प्लेसेंटा प्लेसेंटा के थ्रू मदरसोम में बेबी में एक और एंटीबॉडीज पहले आ जाती है, इसके भी पहले, वो क्या होता है, आईजीजी होता है। तो आपको कोई पूछ ले कि थ्रू प्लेसेंटा, एनसीईआरटी के बाहर है, नाम नहीं लिखा हुआ है बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो थ्रू प्लेसेंटा, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा कौन सा एंटीबॉडी आती है, तो आईजीजी, आईजीजी फ्रॉम
मदर टू फीटस, जो बेबी होता है फीटस, क्योंकि नाम है ना, न्यूबॉर्न बेबी को बाद में क्या कहते हैं, अंदर क्या फीटस कहते हैं, तो वो IgG होता है। क्लियर है यहाँ तक? एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी बहुत ईजी है, नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब कोई रेडीमेड टाइप का नहीं होगा, सिंपली अटैक होगा उसमें पैथोजन का, कोई प्रोटीन का होगा, कोई डेडली माइक्रोब्स का होगा, कोई वीक पार्टिकल्स का हो सकता है अटैक। उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी बी सेल, और उस पर वो एक्शन करेगी। इसका इफेक्ट स्लो होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर कोई रेडीमेड एंटीबॉडीज हम सीधे इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, जो कि क्या होता है, फास्ट इफेक्ट काम करता है, फास्टली काम करता है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करता है। मदर मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, इनिशियल मदर मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, IgA। प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी आता है, IgG। क्लियर? तो फीटस फ्रॉम प्लेसेंटा, यहाँ तक क्लियर है ना? तो इन सब में मेमोरी कितना इंपॉर्टेंट है, जो पहला टर्म हमने अपना लेक्चर का पहले स्टार्ट किया था मेमोरी, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे, सिमिलर टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा फास्टली उसे कवर करते हैं। इसे रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, इसके बाद वैक्सी, बहुत परिचित टर्म है, कोविड-19 में बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। यहाँ तक कि गवर्नमेंट, जब आप कहीं पे कोविड के टाइम में अगर आप कहीं बाहर एक स्टेट से, एक स्टेट क्या, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कभी अपने जॉब के लिए, अपने स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो ये कंपलसरी कर दिया गया था, है ना, कंपलसरी कर दिया गया था कि वैक्सीनेटेड अगर आप नहीं होंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ तक इंस्टीट्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कोविड वैक्सीन रिपोर्ट। तो वैक्सीनेशन या फिर उसी को इम्यूनाइजेशन, इस लेवल पे दोनों को सेम समझना है, इम्यूनाइजेशन। तो पहला लाइन फिर से वही होगा जो हमने लास्ट टॉपिक में स्टार्ट किया था, कि द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है वो क्या है, बेस्ड अपॉन द मेमोरी। ठीक है, पहला लाइन यही क्वेश्चन आ जाएगा, कितना बार आ चुका है ये क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, the principle of vaccination is based on memory। मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके मेमोरी पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, मेमोरी ऑफ, NCERT की लाइन है ये, इम्यून सिस्टम। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा, इसमें देखो, एक तो पहला जो डाउट है, मैं आपको अपना साथ साथ डाउट भी बताना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तो इस लेवल पे दोनों को सेम समझना है। इसमें कोई बेसिक NCERT तो यहाँ तक कि और करके लिख दी है कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन और करके लिखती है, दोनों सेम है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जैसे आपने कोविड-19 के बारे में सुना होगा कि वैक्सीनेशन में प्रीपेयर्ड एंटीजन जो है, या फिर प्रोटीन, या इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन को हम क्या कहते हैं, बॉडी में देते हैं। तो क्या क्या होगा इन वैक्सीनेशन, प्रिपरेशन ऑफ, वैक्सीनेशन में देते क्या है इन वैक्सीनेशन, क्या क्या देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ किसका किसका कर सकते हैं, एंटीजन का, और किसका कर सकते हैं, डेडली माइक्रोब। यहाँ पे डेडली माइक्रोब का मतलब, सॉरी, वीकेंड,
एंटीजन हो गया, पैथोजन, ओके, वीकेंड, पैथोजन, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, बॉडी में डेलीब्रेट करेंगे। कहाँ पे देंगे, बॉडी में। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सिंपली आप समझ जाओगे। वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन बनता है ना, आपने सुना होगा कोविड में बहुत सारे वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन, फाइजर, अमेरिका का बहुत फेमस, अमेरिका या रूस, आई थिंक अमेरिकन कंपनी फाइजर है, अमेरिकन है, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, बट आई थिंक अमेरिकन है फाइजर। उसमें बोला जाता था कि इसका वैक्सीन वेस्ट है, इसका वैक्सीन है। तो उन लोग क्या करते थे, जो कोविड है, जो एक पर्सन जो अफेक्टेड है कोविड, उससे उसका सैंपल लेते हैं, उसको ग्रो करा करके उस बॉडी में उसे वीक कर करके बॉडी में जो वैक्सीन होता है उसमें कुछ अमाउंट में डालते हैं। उससे क्या होगा, इन सब का पर्पस क्या है, इन सब का सिंपल सा पर्पस है हमारे बॉडी में मेमोरी जनरेट करना, कि हमारी बॉडी पहचाने कि अपने बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, जैसे ही सेकेंड टाइम उसका अटैक है उसे मार दे वहीं पे। तो ये पूरा इसका बेसिस है काम करने का, ठीक है, कैसे वर्क करती है। सेकेंड थिंग, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एंटीजन, पैथोजन या फिर वीकेंड, वीकेंड का मतलब जो कमजोर होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी में देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, बॉडी अपना फंक्शन करती है। तो ये वैक्सीनेशन का पूरा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव पैसिव इम्यूनाइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बॉडी में डायरेक्ट रेडीमेड अगर दिया जा रहा है तो ये सब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आ जाएगा। किस में आएगा, ये सब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आएगा। बट अगर पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो एज क्लियर है, पैसिव मतलब कि अगर स्नेक बाइट के केस में एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनाइजेशन का, तो जो स्नेक काट करता है तो उसमें जो भी हम एंटीवीनम ड्रग्स देते हैं, एंटीवीनम इंजेक्शन देते हैं, वो क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में उसको हम लोग रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें कुछ टर्म आपको मिलेगा, प्री फॉर्म्ड। प्री फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ, प्री फॉर्म्ड मतलब पहले से बना हुआ है, ठीक है। प्री फॉर्म्ड कहाँ पे देते हैं, टेटनस के केस में, क्योंकि वो हाईली डेडली है। हाईली मतलब उसको अगर नहीं देंगे प्री फॉर्म्ड, उसके लिए वेट करेंगे, इन सब का एक्टिव इम्यूनाइजेशन कराएंगे, तो वो इसमें बेनिफिशियल नहीं है। तो जहाँ पे भी सिंपल एक लाइन में ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी अर्जेंट चाहिए, अर्जेंसी चाहिए, जल्दी, मतलब कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन वहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे, पैसिवली, ठीक है। जहाँ पे एक्टिव जरूरत है, जो भी अपन वैक्सीन बनाते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। क्लियर है। टेटनस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रीफॉर्म टेटनस आया हुआ है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिया जाता है यहाँ पे। दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, इसमें 2-3 पॉइंट है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, वैक्सीनाइजेशन में, ठीक है। टेटनस एक एग्जाम्पल इसका है कि प्री फॉर्म्ड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इज गिवन इन केस ऑफ टेटनस। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप इसे एज इट इज ध्यान रखेंगे। टेटनस, टेटनस में इसको दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे, इन केस ऑफ स्नेक बाइट, इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स क्या हम लोग देते हैं, सीधा इंजेक्ट करते हैं, एंटी वीनम का इंजेक्शन, ठीक है। और ये किस में आ गया, ये पैसिव में आ गया, ठीक है। ये क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का केस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक और हेपेटाइटिस बी का एक एग्जांपल है। एक नॉर्मल नोट, देखो जो जनरल पॉइंट है उसको अपन नोट दे देंगे, ठीक है। नोट काफ़ी महंगा है, ठीक है। नोट क्या है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन
का जो प्रिपरेशन होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, कहाँ से होता है? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। जनरल पॉइंट है, आप ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आना होगा तो डायरेक्ट आएगा, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल है। सीधा ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है ईस्ट से होता है, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करते हैं हाईली। अब जो बहुत जो लेटेस्ट टेक्निक है वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कहाँ पे? बायोटेक में इसमें डिटेल पढ़ा जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं अब। ओके, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक क्या होगा? ऑटो इम्यूनिटी आगे का टॉपिक है, और क्या है? एलर्जी है, ये सब टॉपिक, और क्या है? इम्यून सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे तरह का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एलर्जी इसमें देख लेते हैं। एलर्जी, ठीक है। एलर्जी का सिंबल का मतलब, अगर डेली लाइफ में, तो इसको ये सब डेफिनेशन रटा नहीं जाता है, पहला नंबर, ठीक है, ये सब रटना नहीं होता है। इसके लिए क्या है कि मान लो आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, पोल्यूशन में गए, ट्रैफिक है, बनारस में तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, आप लंका का ही ले लो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो आप अगर अपने बाइक पे या फिर जो ऑटो पे खड़े हो, तो इतना डस्ट वगैरह रहता है, उसके कारण क्या होगा? स्नीजिंग होता है। ये क्या है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी। बट ऐसा नहीं है कि जो एलर्जी है उसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, बट उसके बाद जो अपन रिस्पॉन्स दिए, स्नीजिंग किए, ठीक है, या फिर जो बॉडी अपना रिएक्ट करती है, तो ये सब एलर्जिक रिएक्शन के अंडर, तो डेली लाइफ में अपन समझ सकते हैं, ठीक है, कफिंग, कोल्ड, ये सब सब एलर्जी के अंदर आते हैं। तो अपने बॉडी का एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स, एग्जैगरेटेड मतलब कि बढ़ा चढ़ा के, इसका डेफिनेशन है द एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट दैट इज नोन एज एलर्जी, ठीक है। exaggerated response, allergy is the exaggerated response of our immune system to a certain एंटीजन। कोई भी एंटीजन हो सकता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एलर्जी। अब एलर्जी होता कैसे है, मैकेनिज्म, इसमें कौन सा एंटीबॉडीज, बहुत फेमस सिंपल, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि एलर्जी होता क्या है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन, दूसरी कि एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, तीसरी एलर्जी अगर हो जाए तो उसका मैकेनिज्म, छोटा सा मैकेनिज्म है, मास्ट सेल से रप्चर होती है चीज़ें, हिस्टामिन वगैरह रिलीज होती है, ठीक है। चौथा, इसमें ट्रीटमेंट क्या है? तो एलर्जी का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं, इसमें सिंपली स्टेरॉयड देते हैं और एंटी एलर्जिन ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक वगैरह देते हैं, ठीक है। उसी सब चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट अपन देखते हैं। तो सबसे पहला कि जो सब्सटेंस, हाँ क्या था? रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू, ओके। अब जो एलर्जन जो काउज कर, सॉरी, एलर्जी जो काउज करेगा, ठीक है, एलर्जी कॉजिंग यानी कि सब्सटेंस विच कॉज एलर्जी, जो एलर्जी को कॉज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलर्जेंस। एलर्जेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलर्जेंस। वो कुछ भी हो सकता है, डस्ट हो सकता है, ठीक है, डस्ट हो सकता है, माइट्स हो सकता है, सपोज कोई कोल इंडस्ट्री में काम करता हो, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जो स्मॉल फैब्रिक मटेरियल होंगे वो वहाँ पे एलर्जेंस का काम करेंगे, टोबैको एलर्जन हो सकता है, ठीक है। तो डेली लाइफ में जो भी आप चीज़ें देख सकते हो अपने अराउंड जिसके कारण एलर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, अभी तक तो सिर्फ एलर्जी का डेफिनेशन और एलर्जन किसको कहेंगे, तीसरा कि एलर्जी में
कौन सा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो IgA, DE, G, M इतना पढ़ा था, उसमें से IgG इज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन में कौन प्रेजेंट होता है, IgE, ठीक है। IgE बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंबल है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। IgE इज प्रोड्यूस इन डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें कभी भी नहीं होगा कि अलग अलग, नो, ओनली IgE। कॉमन एग्जांपल क्या है एलर्जी के, कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या है, स्नीजिंग, कफिंग, कोल्ड, ठीक है, इसको मेंशन कर लो, स्नीजिंग, कफ, ठीक है। और क्या हो सकता है, वाटरी आई, आंख में मान लो कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल अगर चला गया तो क्या होगा, आईज, रनिंग नोज, ओके, ये सब क्या है, एलर्जी है। या फिर क्या हो सकता है, बहुत लोगों को अस्थमा होता है, ठीक है, तो वो भी एलर्जी के कारण, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होगा, आप एनसीईआरटी से इसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो एलर्जी में इतना पॉइंट समझ में आया। अब इसमें क्या है कि एलर्जी एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। तो इसमें रिलीज होते हैं केमिकल हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है ये, मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। तो अपने बॉडी में एक सेल होती है, कौन सा सेल, मास्ट सेल, इसको बहुत लोग मस्त सेल भी कहते हैं, बट इसे क्या पढ़ा जाता है, मास्ट सेल, मास्ट सेल। तो मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है, जब भी अपने बॉडी में एलर्जी होती है तो मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है क्या, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। इसी के कारण तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि एलर्जी इज ड्यू टू द, इसमें मैकेनिज्म क्या है कि मास्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है, किसे प्रोड्यूस करती है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसके कारण, ठीक है, अब इसमें ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है भैया, हो गया एलर्जी, तो प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है कि एलर्जी है तो एलर्जी तुरंत ऐसा टेबलेट दें कि तुरंत ठीक हो जाएगा, प्रॉपर नहीं। बट हाँ, एक पॉसिबल होता है कि इसमें यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिन, अब हिस्टामिन है तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स देते हैं, इसके सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को कम करता है। क्या क्या ड्रग्स देंगे इसमें, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिन, जैसा कि मैं पहले ही बताया था, एड्रेनलिन देंगे, और सम स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये सब उसके एक्टिविटी को क्या करेगा, जो एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स आया है उसको क्या करेगा, कम डाउन करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। तो आई थिंक इतना क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट में ये देखना चाहिए कि पहले लोग जो होते थे, पहले पहले मतलब कि आज के 20 साल पहले लोग इतना एलर्जिक नहीं होते थे। इसका एक एनसीईआरटी बहुत हर एक टॉपिक के बाद ना अपना व्यू रखती है, अपना परसेप्शन रखती है कि पहले क्या था अभी क्या है। अभी क्या देखिए, छोटे छोटे बच्चे के आईज में स्पेक्स लग गए हैं, 2 मिनट पोल्यूशन में खड़ा नहीं रह पाते, स्नीजिंग होने लगती है। पहले जो अपना इम्यून सिस्टम था, अपना इन द सेंस कि जो पहले के लोग थे उनका बॉडी रजिस्ट था, उनका इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा था हम लोग से। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली उस इन्वायरमेंट में कॉप अप किए हैं। आजकल के बच्चे इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी, ठीक है, क्लासेस लेते हैं, क्लासेस में पढ़ाई करते हैं, फुल्ली फर्निश्ड एसी रहती है, फैन रहती है, बाहर से एक्सपोजर कम हो गया, इन्वायरमेंट से एक्सपोजर उतना रहा नहीं, जिसके कारण से क्या हुआ है, अपनी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी समअप करती है कि
पहले के लोग थोड़ा ज़्यादा रजिस्ट थे इन्फेक्शन से, बट अब ऐसा नहीं है। अब हाईली ये जो एलर्जिक वगैरह कॉमन चीज़ें हो गई, बहुत इजीली से अफेक्ट कर देती है। ठीक है, ओके। तो अपना ये एक छोटा सा टॉपिक एलर्जी, डेफिनेशन ध्यान रखना है। एलर्जन जो कॉज करता है, आईजीई प्रोड्यूस होती है, स्नीजिंग का कॉल्ड इसके एग्जाम्पल है। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मास्ट सेल हमारे बॉडी में है, मास्ट सेल से प्रोड्यूस होती है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, यही कॉज करती है। ठीक है, ये रीजन है। अब अगर इसको कम भी करना है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट देखना होगा। ट्रीटमेंट में क्या, हिस्टामिन है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं, कुछ एड्रेनलिन देते हैं, कुछ स्टेरॉइड देते हैं, जिससे इसका इफेक्ट एलर्जी धीरे धीरे मिनिमाइज होता है, कम होता है। क्लियर हुआ? तो ये अपना एलर्जी का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। ओके, हाँ। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में है वो क्या है, ऑटो ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी। अब इसमें ऑटो इम्यूनिटी में ये ध्यान रखना है, जैसा कि इसका नेम में ही आपको आंसर मिल जाएगा ऑटो इम्यूनिटी। तो एक्चुअली होता क्या है जनरली, कि मान लीजिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी प्रेजेंट होता है अपने बॉडी में। तो अगर कोई पैथोजन आता है तो उसे सेल पहचान लेती है। ठीक है, बट ऑटो इम्यूनिटी में ऐसा होता है कि सेल अपने बॉडी के सेल को ही नहीं पहचान पाती है और उस पर अटैक करती है। यानी कि ऑटो इम्यूनिटी में ये होता है, इन ऑटो इम्यूनिटी बॉडी इज अनेबल टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल। ठीक है, यानी इसको अपन अगर डिफाइन करें तो इन ऑटो इम्यूनिटी body is unable to differentiate between self and non self cell, यानी कि अपनों को भी नहीं पहचान पाती है। ठीक है, कौन सा सेल अपना है, कौन सा सेल अपने बॉडी के बाहर का नहीं बन, और ये अटैक कर देती है अपने ही सेल पे। ठीक है, सेल्फ सेल पे अटैक कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज, इसमें एग्जांपल्स अपन देखेंगे। तो इसका एक्चुअल में जो रीजन है ना, अभी तक एनसीईआरटी भी इस पॉइंट को मेंशन करती है कि टिल नाउ, अभी तक जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ इस समय तक ऑटो इम्यूनिटी का कोई प्रॉपर जो कॉज है, रीजन है या नोन है। ठीक है, एनसीईआरटी दो कोरोलरी मानती है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा। दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है कि सेल पहचान नहीं पाती है, अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है। इस तरह का दो स्टोरी है। ठीक है, बट इसका एक्चुअल में जो रीजन है, ठीक है, अभी तक नहीं है। एक इसमें ये रीजन जो है, दो कॉर्नरी है इसमें, है कि कुछ जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, मे बी ड्यू टू जेनेटिक रीजन, जेनेटिक कॉज हो सकता है। ठीक है, इसका कुछ जेनेटिक कॉज हो सकता है, ये भी मे बी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटो इम्यूनिटी के, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटो इम्यूनिटी के। यहाँ पे सबसे जो फेमस एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, सोरियासिस, विटिलिगो और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, दो तरह के अर्थराइटिस होते हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गॉटी अर्थराइटिस। गॉटी अर्थराइटिस में क्या होता है कि क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में वैसा नहीं होता है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस इट इज एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट
ये अपने को ध्यान रखना है। बहुत सारे खास करके ओल्ड एज में, मिडिल से जैसे ओल्ड एज में अपन जाते हैं तो उसमें ऑटो इम्यून में ये वाली एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, रिमेटेड अर्थराइटिस, ये वाला बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो जाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी का क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले इसका रीजन अननोन है, बट फिर भी अगर पूछे तो जेनेटिक कॉज इसका हो सकता है, एनसीईआरटी ऐसा मेंशन करती है। दूसरा, इन ऑटो इम्यूनिटी बॉडी इज अनेबल टू डिफरेंशिएट है, ठीक है, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, कौन अपना है कौन पराया है, सेल पहचान नहीं पाती है और अटैक करती थी, ठीक है, ऑटो अटैक करती है। उसके बाद इसका एग्जांपल रिमेटॉइड अर्थराइटिस, क्लियर है? ओके, तो आज तक आई थिंक इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो इम्यून सिस्टम है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। वो तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो टॉपिक अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, हार्डली अगर आपने एनसीईआरटी एक बार पढ़ा होगा तो मेरे अकॉर्डिंग से 5 से 10 मिनट, अगर एनसीईआरटी रीड करते हो तो 10 मिनट, 5 मैंने कम बोल दिया, 10 to 15 मिनट आपको लगेंगे एक टॉपिक को पढ़ने में, जितना मैं एक लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, और वो एनफ है। अगर आप साथ साथ चीज़ों को करते जाओगे, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ इस बात का कि कभी भी क्वेश्चंस मिस्टेक नहीं होंगे, क्योंकि मैं साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करना ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे प्रिपरेशन और अच्छी होती है, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है मैं ट्राई करता हूँ कि यहीं पे आपको मार्क करा दूँ, ठीक। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। मैं कल भी बोला था और हमेशा बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी के बाहर जाकर चीज़ें पढ़ रहे हैं हेयर एंड रैंडम, जो मन में आ रहा है पढ़ रहे हैं, 3-4 तरह की बुक, अब उसका नीड नहीं है। आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए 100%, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए एनसीईआरटी को, ब्लाइंडली आंख बंद करके एनसीईआरटी को फॉलो किया, आंख बंद करके पढ़ना नहीं, मतलब फॉलो करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, PYQs लगाइए, ठीक है। बायो में इसका श्योरिटी लेते हो, अगर इतना करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा श्योरिटी है, ओके। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।